बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल पर और अपने गेस्ट के साथ कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगी और इन पॉइंट्स में शामिल होंगे अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजने वाली मसला कश्मीर की आवाज़, गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत और साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस या मौजूदा हुकूमत की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है अब तक। इस हवाले से आज हम अपने गेस्ट के साथ जानेंगे कि वो इन पॉइंट्स के ऊपर क्या तज्ज़िया रखते हैं। सो टुडे वी हैव वेरी ग्रेट पर्सनैलिटीज विद अस। आइए उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और नाज़रीन, आज जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे और बताएंगे, हमें आगाह करेंगे इन सूरत हाल से। सबसे पहले जनरल साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। ये फ़र्स्ट टाइम इसको एक टाइम मिला है और बाकी की जो हुकूमतें अब तक की रही हैं वो टाइम पीरियड के हिसाब से वो रिपीट भी होती गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस हुकूमत के अगर परफॉर्मेंस को देखना हो तो 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में आते हैं जिनकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो पूरी तरह वैल्यूएट नहीं होती। एक तो ये है कि हुकूमत में आने से पहले इन्होंने बहुत सारे वादे वईद किए। अब जब आप बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें आसमान तक पहुंचा दें तो तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। फिर वो जैसे ही आप हुकूमत में आए फिर लोग समझते हैं कि जनाब अब इन्होंने तो ये कहा था, ये मिलना चाहिए, ये कहा था। तो नेचुरली वो सारी चीज़ें एक तो सारी चीज़ें दी नहीं जा सकती, सारा वो वादे पूरे नहीं हो सकते। फिर ये है कि बाज़ वादे ऐसे हैं जो शायद किसी हद तक पूरे हो जाएं लेकिन उसके लिए आपको वक्त चाहिए। सो 2 साल में आप नहीं कर सके, लेकिन अपोजिशन ने उन वादों को याद कराने का काम जो है वो पहले 1-2 महीने के अंदर ही शुरू कर दिया। तो ये हुकूमत की या इन लोगों की गलती थी कि इतने बड़े बड़े वादे करना, वो ख़ास तौर पे ऐसी टीम के लिए जो पहली दफ़ा हुकूमत में आ रही हो और उसको बहुत तजर्बा भी नहीं है, तो ये एक मुनासिब नहीं था। लेकिन ये वादे और ऐलानात तो हर गवर्नमेंट नहीं करती, आने से करती है। लेकिन चीज़ ये है कि जो हमारे बाकी 2 पार्टियां हैं इनमें जो सियासतदान है वो बड़े शातिर थे, बड़े चालबाज थे और वो लोगों को धोखा वोखा दे के तो गुजारा चला लेते थे। दूसरी बात यह है कि उनको चैलेंज कोई नहीं था। उनके सामने पहली दफ़ा इमरान खान की अपोजिशन एक आई तो हाथ से गवर्नमेंट निकल गई, वरना तो वो आपस में उन्होंने बंटवारा लगाया हुआ था, बारियां ले रहे थे। जब हुकूमत मिल जाती थी तो एक दूसरे को चोर 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 सब कुछ कहते थे, लेकिन वक्त आने पे वो चोर को पकड़ते तो कोई नहीं थे। सो मिल के काम चला रहे थे। तो एक तो ये इशू है कि आप इनको वादा इनके याद दिलाने वाले अपोजिशन वाले मौजूद हैं, वो रोज़ इनको वादे दिलाते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी वो है जिसको इन्होंने एवेलुएट नहीं किया, सोचा नहीं, वो ये है कि 10 साल जो 2 पार्टियों की हुकूमत रही यहाँ पे, उसमें जो अदारे हैं वो सारे पोलिटिसाइज्ड हैं। उनमें यूँ कह लीजिए कि अदालतों से लेके तो तहकीकाती अदारे, टैक्स कलेक्शन करने वाले अदारे, ये सब में ये 10 सालों में अपने अपने लोग बिठा गए। चुनाचे वो वहाँ पे इनकी भी खिदमत करते थे, अपने आकाओं की, और ख़ुद भी करप्शन करते थे। अब अगर एक आदमी आके कहे जी मैं करप्शन ख़त्म करने लगा हूँ और मैं पकड़ूंगा, मैं ये करूँगा, तो वो इनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से कि वो सारे तो ये काम कर ही रहे हैं। लिहाजा इसको किसी भी अदारे की तरफ से पूरी सपोर्ट नहीं है। वो सब अदारे यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये शख्स जान छोड़े और हम वापस उसी डगर पे आए और काम करें। अभी तो अपोजिशन का क्लेम है कि सबसे बड़ा इदारा जो पाकिस्तान का है वो खुद इसके साथ मिली हुई है। इस पर मैं उस पर भी आ जाते हैं, तो मैं पहले इनकी वजाहत कर दूँ। सो एक तो ये कि इनको तावन नहीं है कहीं से भी, किसी भी अदारे से। वो पुलिस ले लें, पुलिस पोलिटिसाइज्ड है। सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए काम करती है, पंजाब में PMLN के लिए। अभी आप देखिए कि वाक़या हुआ है वहाँ पे फैसलाबाद में, ये किसी इनके PMLN के MNA का, तो पुलिस पूरी कोशिश करती रही उस वाक़े को दबाने की। ये तो सोशल मीडिया की वजह से बाहर आ गए। अब अगर पुलिस उनकी पोलिटिसाइज नहीं है तो वो क्यों दबाएगी? वो लाजमी बात है कि आज भी वहाँ पे PMLN के लोग बैठे हुए हैं पुलिस में जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ये बाकी अदारे भी आप देखें, FIA है, नैब है। अब नैब रोज़ एक केस खोल देता है लेकिन केस जो हैं वो फाइनलाइज नहीं होते।
उनका काम है लटकाए रखूँ, क्योंकि जो नीचे तबका है वो सारे इन्हीं के रखे हुए लोग हैं। सो केसेस लंबे होते जाते हैं, कभी फैसला नहीं होगा, अदालतें इसी तरह इनको रिलीफ देती हैं। तो एक तो ये सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज्ड है, और वो कंप्रोमाइज होने की वजूहत भी होती हैं। एक तो ये कि लोग अपने बिठाए होते हैं, दूसरे इनके मफादात एक है। फिर जो हुक्मरान होता है वो हुकूमत में बैठ के जब करता है करप्शन, तो उसके पास इतने वसाइल हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी करप्शन करता है। इतना पैसा आ जाता है कि वो फिर बाद में अगर चाहे तो हुकूमत का सिस्टम पूरा खरीद सकता है। तो वो बल्कि हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। वो चाहे तो आपके अदारों को नाकाम कर दे, फेल कर दे, पैसा लगा दे। सो ये मुश्किलें जिनको है। बाकी जो मैंने अभी बात की उसके ऊपर अगर मैं उस पर भी आता हूँ। तीसरा जो इनका इशू है वो ये है कि इनके पास बहुत अच्छी टीम नहीं है। इनके जो अपने इन्होंने मशीर वगैरह रखे हैं, ये इमरान खान की अपनी सोच है, लेकिन होना ये चाहिए था कि उनको कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे उनको परख के देख के, और फिर ये कि अगर एक आदमी नज़र आता है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसे फ़र्क करें, किसी और को लें, लेकिन वो उन पर फोकस्ड है। सो इन तीन चीज़ों की वजह से परफॉर्मेंस वो नहीं है जो आम लोग तवक्को करते थे। नतीजा ये कि वो इनके लिए नुकसानदेह हो। अब आ जाएं आपकी बात पे, जो आपने कहा कि वो अदारा इनके पीछे, आपकी मुराद पाकिस्तान आर्मी से। पाकिस्तान आर्मी तमाम पार्टियों को इसी तरह ही सपोर्ट करती रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सपोर्ट नहीं, ख़ास तौर पे जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद से हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बार बार यकीन दहानी कराई कि हम जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये दोनों पार्टियां जो पहले गुजरी, ये अपने मुफादात के लिए अपनी ही अफवाज के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे। अब जब आप साजिश करते हैं तो फिर आपको ख़ुद अंदर से चोर आप दूर हटना शुरू हो जाते हैं। ये जरदारी साहब के वक्त में आप देखें, मेमो गेट का किस्सा निकला। जरदारी साहब ने लंदन में यानी इंग्लैंड में वाजिद शमसुल हसन जो वहीं का रहने वाला है, वहाँ का शहरी है, उसको एम्बेसडर लगाया अपने मफादात के लिए कि वो चुनाचे जितनी करप्शन की हुई थी उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चोरी करके ले गया। वाजिद शमसुल वो स्विट्ज़रलैंड गया, स्विस से वो स्विस जो उनका अदारा था वकील वगैरह जिसके पास डॉक्यूमेंट्स थी नैब की, वो चोरी करके ले गया। यहाँ पे नैब के केस जब चलाने थे तो नैब के पास वो ओरिजिनल कॉपियाँ नहीं थी, फ़ोटो कॉपियाँ थी। जजों ने कहा जी फ़ोटो कॉपी पे तो हम केस नहीं चलाते। नतीजा ये कि वो बरी हो गए जरदारी साहब। तो आप भी समझते हैं कि जो पिछली हुकूमतें रही हैं वाकई चोर हैं? अभी नहीं, मैं सारा मजाक, पहले मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। फिर इन्होंने हुसैन हक्कानी को रखा हुआ था अमेरिका में, वो पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ काम करता रहा, वो क्योंकि उसने वहीं रहना था, अमरीकियों को खुश करता रहा। यहाँ तक कि उसने सैकड़ों ब्लैक वाटर के लोगों को दे के यहाँ पे वीज़े दे के भेज दिया और हमारी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल दिया। इसी तरह नवाज शरीफ इसकी डॉन लीग दे ले, कश्मीर का किस्सा ले लें, उफा गया, वहाँ पे जॉइंट कम्युनिकेशन हुआ, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भारत हमें सारी दुनिया में कहता रहा कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। 70-80 हज़ार लोग मारे गए हमारे। फिर कुलभूषण पकड़ा गया, कुलभूषण ने मनी ट्रेल भी दी, सब कुछ दिया, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। बल्कि उल्टा वो सज्जन जंदल आया तो ये मान गए कि जी अच्छा ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाए। हालांकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का किस्सा है, वो टेररिस्ट था, उसने टेररिज्म कराया यहाँ, उसका केस पाकिस्तान कह सकता था उनको कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने माना मियाँ साहब ने, और फिर वकील भी कोई ना किया है तो GHQ नेट पर वकील करके दिया। तो बात यह है, फिर जो डॉन लीग्स और उसके बाद इनका एक डॉन को जो इंटरव्यू वगैरह ने दिया था, वो टोटली आर्मी को एक तरह का आप कह लीजिए कि आर्मी के खिलाफ खनौनी साजिश थी। तो एक तो ये है। अब आप बात कर रहे हैं कि ये चोर है, मैं इसकी मतलब मैं पूरे ईमान की हद तक कहता हूँ कि ये इन्होंने बहुत पैसा खाया इस मुल्क का। क्यों? आप इनके सारे काम देख लें, इनके पल्ले था क्या कि ये क्यों बन गए हैं इस तरह। ये अभी मियाँ साहब की जायदादें हैं लंदन में और भी मुल्कों में हैं, बिल्कुल सारे केस सबके सामने, अभी तो किसी से डकी। अब वहाँ पे लंदन में एक अखबार है लंदन पोस्ट, उन्होंने डेली मेल, उन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल छापा। उसमें उन्होंने आर्टिकल का हेडिंग था पेंट हाउस पायरेट्स। इनको उन्होंने पेंट हाउस पायरेट्स कहा हुआ था कि ये वो डाकू हैं, वो कज़ाक हैं जो बिल्डिंगें लूटते, बिल्डिंगें बनाते हैं। लिहाजा इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ और बिल्डिंगों के उसमें आर्टिकल में तस्वीरें साथ दी हुई, कलर्ड और सारा।
अगर ये पेंट हाउस पायरेट नहीं है तो उसके ऊपर अदालत में केस करते हैं वहाँ पे। लेकिन इंग्लैंड में पता है कि केस किया तो मस्त फंस जाएंगे। यहाँ तो जजों को आगे पीछे कर लेते हैं, यानी उन्हें अपने ही लगाए होते हैं लोग, तो वो नहीं इन्होंने किया। सो मुझे यकीन है कि ये पेंट हाउस पायरेट्स हैं, इन्होंने सारा ये काम किया। फिर मैं इनके झूठ सुनता हूँ, मतलब ये इतनी गिरावट का शिकार। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा का केस था, मियाँ साहब और उनकी बेटी दोनों ने जाली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश किए। क्या इससे बड़ी बेवकूफ़ कौम कोई और हो सकती है जो फिर भी उनको लीडर माने? किसी लीडर का उससे ये तवक्को की जा सकती है कि वो मुल्क की आला तरीन अदालत में जाके फ्रॉड करे, जाली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश करे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रहम खाया कि इनको उस पर सजा नहीं दी। उन्होंने सिर्फ अकामा पे किया। अकामा भी बहुत बड़ी बात थी। अकामा जो है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का। आप अकामा ले लें, आपके पास एक रिहायशी एड्रेस आ जाएगा अबू धाबी का या दुबई का। अब आप यहाँ से पैसा चोरी करके वहाँ ले जाएं, दुबई से आप स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा कराएं, लेकिन एड्रेस आपका दुबई का होगा। पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी ढूंढते रहे वहाँ पे उनके सारे लिस्टों में कि पाकिस्तानी, तो वो पाकिस्तानी तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि आवाम बेवकूफ़ होगी जो इनको लीडर मानेगी, लेकिन मानती है आवाम का ज़्यादातर जो रेशो है, जो ध्यान है, वो ये है कि कौन सा ऐसा लीडर है जो महंगाई कम करे, उसको इस्टेब्लिशमेंट से, उसको इन अदारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। अभी अगर हम सरकारी मुलाजमीन की बात करें तो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और उनके पेंशन ख़त्म करने का मनसूबा तैयार किया, और कहा यह जा रहा है कि ये जो मनसूबा है ये IMF से 6 अरब डॉलर जो है का प्रोग्राम बहाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये अगर नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं, ये हमने खुद स्टडी की थी, हमने आर्मी के लिए स्टडी की थी। पंजाब गवर्नमेंट का भी ये हाल है कि लोग रिटायर हो के इतने जमा हो गए हैं कि जो उनका पेंशन का बिल है वो उनकी कुल आमदनी से थोड़े कम है। और हमारा ख्याल है कि अगले 2-3 साल में उनकी जो अपनी आमदनी, यानी सुबह जितना पैसा जनरेट करता है टैक्सों में या इधर उधर, पेंशन का बिल उससे बढ़ जाएगा। अब आप अगर पेंशन का बिल बढ़ जाता है और आप पेंशन देने के काबिल ही नहीं रहे, या आप टैक्स लगा के फिर लोगों की जेबों से दोबारा निकालें उतना, तो कब तक चलेगा? फिर और लोग आ जाएंगे रिटायरमेंट, तो क्योंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लंबी हो गई ज़िंदगी, हालात बदल गए, आसाइशें हैं, इलाज मालजे हैं, तो पेंशनर बड़े बड़े लंबे वक्त तक पेंशन देते रहते हैं, तो अगले रिटायर होकर जमा होते रहते हैं। चुनांचे हमने ये तजवीज़ किया था कि पेंशन को इस तरह सिर्फ हुकूमत के ऊपर बोझ डालने के बजाय इसको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम रखा जाए। वो इस तरह कि जब एक आदमी सर्विस में आ जाता है, उसको गवर्नमेंट अपने जॉब में ले लेती है, भर्ती करती है, ये मैं फ़ौजी हूँ, मैं सिपाही बन के आ गया फ़ौज में, तो पहले दिन से मैं अपनी पेंशन के लिए थोड़े थोड़े पैसे डालता है। नतीजा ये है कि एक वक्त में मेरे पास, जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरा पैसा काफ़ी जमा होगा, लेकिन इसी असना में जब मैं दे रहा हूँ तो सारे लोग चूँकि दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास अरबों रुपया जमा हो जाता है। सो वो बैंकों के ज़रिए या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए उसको बिज़नेस में लगाया जाए। और बिज़नेस जो है, इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि मुल्क में आपको इन्वेस्टमेंट बाहर की बजाय यहीं आपको मिल रही है, और दूसरी तरफ ये है कि वो कारोबार आपको जब पैसे देगा, उसके प्रॉफिट्स आएंगे आपको, तो आप पेंशन के मामले को चलाते रहेंगे उससे। ये काम जो है ये करने के लिए काफ़ी मेहनत की हमने, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह और उन लोगों को इन्वॉल्व किया, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाया। फिर हमने ये भी किया कि इसमें ये, चूँकि आप अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बनती हैं नई, तो कुछ न कुछ रिटायर्ड लोग जो सर्विस कर सकते हैं उनको वहाँ जॉब भी दें, कि वो गवर्नमेंट के अदारे से रिटायर हुए, जैसे फ़ौज के भी बाज़ अदारे हैं यहाँ पे, फ़ौजी फर्टिलाइज़र है और है, तो हम कुछ न कुछ लोगों को वहाँ पे मुलाजमत दे देते हैं। सो जिनके मसाइल हैं, बाज़ फ़ौजी ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, क्योंकि आर्मी में रिटायरमेंट भी जल्दी होती है, आप 60 साल तक नहीं जाते। हमारे सिपाही तो हवालदार सिपाही, ये JCOs वगैरह, ये बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं। तो इनके बच्चे अभी उस स्टेज के ऊपर पढ़ रहे होते हैं कि ये रिटायर हो जाए, तो इनको अगर और जॉब मिल जाए कहीं करने को तो बड़ा अच्छा है। तो इंडस्ट्रीज़ में आपकी खपत भी हो सकती है। लिहाजा ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही, ये एक मॉडल के तहत कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर,
और ये यहाँ रिजल्ट इसके बाद में निकलेगा। हाँ, ये यहीं नहीं सिर्फ इंग्लैंड में और ये कई मुल्कों में है। हमने जब स्टडी की थी तो हमने मुख्तलिफ मुल्कों के ये मॉडल मंगवाए थे और फिर हमने स्टडी करके तो उसको बनाया कि हमारे मुल्क के लिए क्या सूटेबल है। और आप क्या समझते हैं अवाम इस गवर्नमेंट से अभी तक किस हद तक सेटिस्फाइड है? देखें, अवाम जो है वो महंगाई वगैरह का जिक्र बहुत है, उसकी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, बाज़ मुश्किलात हैं। लेकिन देखो, इसमें चीज़ ये है, हुकूमत के लिए भी एक आसानी थी कि ये बजाय मसाइल को हल करने की बजाय ये उसी तरह कर्ज़े कुर्ज़े लेके तो आगे लोगों को रिलीफ देते रहते। वो इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम को तंगी है और ये तंगी हर हालत में उठानी होगी अगर हमने मुल्क को मसले से निकालना। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे अपने मुल्क की जो आमदन है उसका तकरीबन 90% हमारा कर्जा है। इसका मतलब ये कि अगर हम आज कर्जा उतारना चाहें तो एक साल में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी आमदन में से 10% बचता है, जिस पे हम अपना मुल्क चलाएं, वो चल ही नहीं सकता। इस गवर्नमेंट ने 4000 और मेरे पास फिगर लिखे 4000 से ज़्यादा अरब रुपया अपने 2 सालों में कर्जे का अदा किया है। वो कर्जा ही लेके अदा किया है। अभी अपनी इकोनॉमी में इतनी सख्त नहीं। तो आप इस गवर्नमेंट से किस हद तक सेटिस्फाइड है अभी तक? नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने बताया बाकी काफी प्लेटफॉर्म से आपने खुद इस गवर्नमेंट को सलाम पेश किया और काफी इनकी परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल बाज़ चीज़ों पे मैं इनको सराहता हूँ, बाज़ पे नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मैं इन पे तनकीद नहीं करता वो इसकी वजह से कि मैं ये कहता हूँ कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं उन्होंने क्या करके दिया जो मैं उनके, देखो ना, हमें एक ऑप्शन और चॉइस को देखना है। बाज़-औक़ात आपके पास 3 चीज़ें हैं, तीनों ही आप समझते हैं बहुत अच्छी, नहीं तो फिर आप ये कहते हैं कि ये बहुत बुरी है, ये भी बहुत बुरी है, चलो जो कम बुरी है उससे गुजारा चलाओ। तो लेसर ईवल की तरफ आप उस वक्त जाते हैं जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होती। यहाँ जो दूसरी 2 पार्टियां हैं, ये आज अवाम का सियासी शऊर भी इन्होंने बर्बाद किया है। अब आप देखिए कि ये वादा करते हैं, ये लोगों को कहते हैं वोट को इज्जत दो। इससे बड़ा फ्रॉड और कोई हो सकता है? वोट को इज्जत किसने देनी है? अगर मैंने आपको वोट दिया है तो वोट को इज्जत आपने देनी है। वोट खुद मियाँ साहब लेते हैं, इज्जत मांगते हैं अदालतों से या किसी और से, तो आपने इज्जत देनी है, काम तो आपने ठीक करना है। आप पे एतमाद किया, हमने वोट दे दिया। अब आप पे एतमाद इसलिए नहीं किया कि आप मुल्क के वसाइल चोरी करना शुरू कर दें, आप पे एतमाद किया कि आप मुल्क के वसाइल के ऊपर एक चौकीदार की तरह बैठे, इन वसाइल को बढ़ाएं, कम ना करें। बिल्कुल, तो वो इज्जत तब होती है। जी नाज़रीन, जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ और यहाँ पर हमने गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही या ओवरऑल जो है वो आवाम किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, क्या होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत डिटेल में बात की है। अब जनरल साहब, अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरी दफ़ा मसला कश्मीर उठाया है, आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक मसला कश्मीर को हल करने के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है? देखिए, ये एक सालाना रस्म है। पहले हुक्मरान भी वक्तन फ़वक्तन जब ये यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का इजलास होता था उसमें ये उठा देते थे। इन्होंने ज़रा थोड़ा बेहतर तरीके से उठाया है और इस वक्त ये मसला कुछ न कुछ दुनिया की तवज्जो का मरकज़ भी है, इस वजह से कि इसमें चाइना भी एक फिगर आउट कर गया है सारे किस्से में। लेकिन ये मौसर नहीं है ये काम जिस तरह ये करते हैं। मौसर का मतलब ये है कि जब आपने जनरल असम्बली में कोई बात की, कहा, तो फिर उसके ऊपर एक पूरी प्लान होनी चाहिए जो आप आने वाला साल उसमें पूरे साल में एक मुहिम के तौर पे चलाएं, ताकि अगली दफ़ा जब जनरल असम्बली में आप जाएं तो आपके बैग में कुछ रिजल्ट्स वो हों जो आपने साल भर मेहनत की थी। अगर आप पिछले साल एक तकरीर करते हैं बड़ी अच्छी और जहाँ तकरीर ख़त्म हुई उसी जगह पे खड़े हो गए, आगे फिर साल बाद दूसरी तकरीर करते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब इस परफॉर्मेंस में ये होना चाहिए था कि इनको कश्मीर के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स थे उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी। भाग दौड़, मुख्तलिफ मुल्कों में विज़िट, सेमिनार, विजिटर्स के इनवाइट करें लोगों को, उनके ज़रिए जॉइंट कम्युनिके इशू करें, दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करनी
कि कश्मीर में हो क्या रहा है, या अगर भारत ये कहता है कश्मीरी क्या चाहते हैं, या अगर भारत ये कहता है कि जी हमारा अंदरूनी मसला है, तो अंदरूनी क्यों नहीं है, हमने दुनिया को बताना है। वो तो दुनिया को यही कहते जा रहे हैं कि जी हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो क्या बुरा किया, हमारा आइन था ना, आपका तो नहीं था। तो वो उस लिहाज से दुनिया को कायल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जाके अपना मौक़िफ़ बताएं ही ना, आप भारत के नैरेटिव को काउंटर करने जाएं ना दुनिया में, तो लोग उनका नैरेटिव सुनेंगे। लिहाजा आप अगले साल जब फिर आएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े होंगे। ये अचीवमेंट नहीं है, ये इनकी अचीवमेंट नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस पिछली हुकूमतों से निस्बतन बेहतर है, इसलिए कि ये साल में मुख्तलिफ वक्तों पे कश्मीर का जिक्र करते हैं। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो तो जिक्र ही नहीं करती थी, सोई थी, कश्मीर को भूले हुए थे। ये जो है ये उस लिहाज से बेहतर है। लेकिन कश्मीर मसले को हल करना, ये उसके ऊपर हम समझें कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ पहले से, वो नहीं। मिसाल के तौर पे एक और चीज़ है, भारत कहता है जी हम जब तक ये बंद नहीं करते टेररिज्म, हम बात नहीं करेंगे। क्या हमें दुनिया को ये बताना नहीं चाहिए था कि ये झूठ बोलते हैं, टेररिज्म ये करते हैं, हम नहीं करते? हमने मेहनत की ही नहीं कि भाई हम दुनिया में जितने भी भारत ने इधर दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए हैं उसको हम अवाम के सामने रखते, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके बताते, उनके सबूत शवाहिद देते। और जो भारत जिनका कहता है जैसे पुलवामा वगैरह का, तो हम कहते कि जी ये झूठ बोलते हैं, तो वो हमने नहीं किया। दूसरी तरफ ये है कि बातचीत जो वो कहते हैं जी हम नहीं करेंगे, तो हमने कहा हमें चाहिए था, हम कहते हैं जी हम तो बातचीत आपसे करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक तरफा काम किया। शिमला माहिदा दो तरफा की बात करता था, आपने एक तरफा ये किस्सा कर लिया। अब दो तरफा बात खत्म, अब तुम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। लेकिन वो हमने कुछ भी चीज़ किसी में को नहीं उस तरीके से नहीं कर रहे। चलें ठीक है नाज़रीन, अब हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। ये पाकिस्तानी हुकूमत को सिर्फ इलेक्शन के दिनों में क्यों याद आता है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहिए? बात यह है कि ये बहुत वक्तों पे पहले तो इसी तरह ही होता रहा, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत सीरियस है। और ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी इस मामले में सीरियस है कि ये हमने काम करना। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने पीछे लग के फाटा को मेन स्ट्रीमिंग करवाई है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसकी रिपोर्ट तैयार हो भी गई थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान और एक दो लोग खिलाफ थे फाटा को KPK में शामिल करने के, तो हुकूमत अमल नहीं कर रही थी। तो ये आर्मी ने पीछे लग के तो उसको करवाया मेन स्ट्रीम। अब आर्मी, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे होते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे हमारे नॉर्दर्न एरिया के वो CNA कमांडर वहाँ पे होते हैं। अब वो जो वहाँ पे कमांडर हैं, तो वो भी और उनके लोग ट्रुप्स वगैरह वो बताते रहते हैं कि भी लोगों के मसाइल हैं, लोगों की ख्वाहिशात हैं, वो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये एक एहसास है मौजूद कि अगर कश्मीर का मसला 72 साल हल नहीं हुआ तो इसके सज़ा वहाँ के लोगों को क्यों दी जाए। सो हमें को रास्ता निकालना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम हो जाएँ, और मेन स्ट्रीम होके उनको नेशनल असम्बली में, सेनेट में, हर जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो अपने इलाके के बारे में, अपने मामलात को अपने हाथ में ले सकें। अब इस काम के लिए तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, और हमेशा मुख्तलिफ हुकूमतें उन कानूनी पेचीदगियों से डर के तो पीछे हट जाती थी। अब जो है ये हुकूमत और आर्मी ये चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए। चुनाचे आपने सुना होगा पिछले दिनों ये अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडर्स को बुला के तो उनसे मुशावरत भी की गई, उनको ब्रीफ। वो इसी वजह से कि हम चाहते हैं, या आर्मी और हुकूमत चाहती है कि इस काम के ऊपर हमारे मुल्क के अपने अंदर कम अज़ कम कोई इख्तिलाफ राय ना हो, हर शख्स, हर पार्टी ऑन बोर्ड हो कि हमने ये काम करना है। सो ये इस पर कोशिश हो रही है कि, लेकिन ऑपोजिशन तो अभी भी मुखालफत कर रही है ना। वो मुखालफत जिन चीज़ों की वजह से कर रही है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, उनको कायल किया जाएगा। जिसमें मिसाल के तौर पे अगर वो बाज़ लोग ये इतराज़ उठाते हैं कि जी कश्मीर के मामले के ऊपर आपका कानूनी मौक़िफ़ कमज़ोर होगा, फिर बात कहते हैं कि जी आप अगर मोदी को कहते हैं कि तूने यूनिलैटरल ये काम किया वो गैर कानूनी है, तो आप भी ये गैर कानूनी कर रहे हैं, मुतनाज़ा इलाका है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आपने रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने के लिए मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक वो बड़ा आसान रास्ता है कि जनाब आप वहाँ पे रेफरेंडम करा लें या प्लेबिसाइट करवाएं, और उसमें आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को हाज़िर करने बुलाएं, वो आ जाएं, वहाँ पे आ जाएंगे। जिस तरह हम अपने हर इलेक्शन में ऑब्जर्वर्स बुलाते हैं, यहाँ ज़रा ज़्यादा बुला लें। इनको इस मामले में पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि बाकी पाकिस्तान की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान के लोग ज़्यादा बाशऊर हैं, तालीम ज़्यादा है, और उन लोगों की ख्वाहिश है कि उनको पाकिस्तान के साथ जो ये उनका एक देरीना ख्वाब है जो पूरा करना है, तो वो तो बड़े खुश होंगे। लिहाजा आप क्यों इस चीज़ जो चीज़ मोदी कर नहीं सका
कि वहाँ पे अवाम की राय वो पता करे, क्योंकि उसको खौफ था कि अवाम की राय खिलाफ आएगी। यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं, सो अवाम की राय आने दे, दुनिया पूरी देखे। तो अगर इस तरह ये कर लेंगे तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह किसी को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। ओके, अभी इस्लामाबाद में जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ख़िलाफ़ एक जो है वो साजिश कर रहे हैं कुछ शरपसंद लोग, और हुकूमत और पाक फौज के ख़िलाफ़ कोई पम्फलेट वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं, जिसका टाइटल कुछ यूँ रखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना मोदी से यारी और कश्मीर कॉज को से गद्दारी है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है ऐसे ही, ये वो शरपसंद हैं जो हमेशा से अपने मुल्क को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाते रहे, अपनी गलत सोच की वजह से, या बाहर से किसी को कोई मदद मिलती है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्या? बात यह है कि यहाँ पे अभी हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, ये गवर्नमेंट भी उतनी मजबूत नहीं है, लिहाजा अदालतें भी अपने मफादात में काम करती हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे अगले दिन मतीउल्लाह जान का केस हुआ, अब मतीउल्लाह जान ने अगले दिन अदालत में पेश होना है तौहीन अदालत के केस में। ISI या कोई और महकमा पागल है कि इसको पकड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन मुकदमा खड़ा हो जाए? वो क्यों पकड़ेंगे? अब फ़ायदा किसको हुआ? मतीउल्लाह जान को। वो उसका तौहीन अदालत का केस कहीं और रह गया और वो उल्टा ये शुरू हो गया। सो ये उन्होंने खुद ड्रामा स्टेज कराया नून लीग ने। तो फिर अभी हम ये कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कि ये जो सूबे का ये लॉलीपॉप नहीं है, ओवरऑल ये पूरा, ये इस दफ़ा हुकूमत बेशक कुछ महीने लग जाएं लेकिन वो फर्म है। इस दफ़ा ये हल ढूंढने के चक्कर में है कि ये काम करना है, लिहाजा देखो ना, जब एक नियत हो जाए कि आपने ये करना है तो फिर उसके लिए रास्ता भी निकल आता है। सो ये रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये कहना कि अब ये लॉलीपॉप उसी तरह, वो गलत है। इस दफ़ा वो सीरियस हैं कि ये हमने करना है, और मेरा अपना ख्याल है कि ये जल्दी होगा, और इसमें ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो होपफुल है कि ये काम भी। लास्ट में जनरल साहब, एक काफ़ी प्रोग्राम्स में आपने भी वो GB के हवाले से बातचीत की, लेकिन एक प्रोग्राम जो 92 न्यूज़ पर अब्दुल मालिक साहब के साथ जो आपने बात की थी टेररिस्ट के हवाले से, खैर वो उस चैप्टर को मैं यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहूँगी। उसमें बल्कि आपने अच्छा किया वो जिक्र किया। बात यह है कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ लोग जो हैं वो बाहर जो सेटल हुए पड़े हैं बाहर दुनिया में, उनमें से चंद लोग हैं जो किसी का अलाकार बने हुए। अभी आपने देखा एक हमीद वापस आया है, उसने आगे इकरार किया है। सो ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के खिलाफ बात नहीं है। जहाँ पे कुछ शरपसंद, बलूचिस्तान चले जाएं वहाँ भी कुछ लोग हैं, पंजाब चले जाएं वहाँ भी, अभी आपने कुछ का जिक्र किया कि जी वो लिख रहे हैं कि ये मोदी के साथ यारी निभा रही है। बात ये है कि हर सोसाइटी में KPK ले लें, कहीं चंद लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो अपने मफादात के हाथों बिक जाते हैं, तो उनकी निशानदेही करना वो मेरा ख्याल है मुनासिब है। हुआ ये था कि उसके बाद पहले तो बड़ा शोर शराबा हो गया, मच गया। हमने कहा जी अगर कोई आपको किसी को बुरा लगे आप माफ़ी मांगते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि आप मेरे साथ प्रोग्राम करें। वज़ीर आला ने किया प्रोग्राम, उसमें उसने मुझे कहा जी कि आप मुझे नाम बताएं। मैंने कहा मैं आपको सारे नाम बताऊँगा लेकिन टेलीविजन पर नहीं, आप आ जाएँ, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि बाहर कौन कौन काम कर। मैंने तो इंटेलिजेंस वालों से तो ये नाम ही नहीं लिए। उसके बाद वज़ीर आला साहब ने आपसे कांटेक्ट किया? ये मुझे नहीं, उसने नहीं किया, लेकिन मुझे ये नाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ही दिए हुए। मसलन वाशिंगटन में जो हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग बहुत मुहिब्बे वतन, जो ज़बरदस्त, जिनको दुख होता है कि कोई गलत काम हो रहा है हमारे मुल्क के खिलाफ, को गलत, वो मुझे इत्तलात देते हैं वहाँ से कि सर यहाँ पे अपने डिफेंस अटैची को बताएं कि ये वहाँ पे फलां आदमी जो है ये गिलगित का ये हरकत कर रहा है। चंद एक है, इसी तरह बलूचिस्तान के, इसी तरह दुबई में है, इसी तरह लंदन में 1-2 सेटल्ड है। तो ये हर एरियाज में स्पेसिफिक कहीं कुछ, तो इसका बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसको अपनी सफ़ों में बल्कि ज़्यादा इत्तेहाद और एहतियात रखनी चाहिए कि हमारी सफ़ों में कोई ऐसा शरपसंद ना आके। लेकिन वहाँ के अवाम तो रेडी है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो फिर ऑपरेशन करवाएं, हम रेडी बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, वहाँ बेटा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की जरूरत तब हो अगर वहाँ पे ये बैठे हो। वहाँ हो सकता है कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का कहीं नीचे हो, लेकिन यहाँ के साथ अगर वो कोई छोड़ ही गया हुआ है, परमानेंट अमेरिका में सेटल हो गया हुआ है, तो उसकी खित्ते से वो वाबस्तगी नहीं है। सो वो किसी का अलाकार बन गया। अब जैसे अभी हमीद ने, देखो ना, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक आदमी खुद आके एतराफ़ कर रहा है, एडमिट किया है। बिल्कुल, मुझे पता था हमीद का भी और हमीद के बेटे का भी। हमीद का बेटा अब भी बाहर है, वो वहां से वही कुछ कर रहा है, वो इंग्लैंड, वो अमेरिका में है, ये आ गया है। अब इसको भी हकीकतन
वॉच करना चाहिए, लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि ये वापस आया है क्या वाकई। अगर वापस आया है पूरी नीयत से तो अपने बेटे को भी लाए वापस। सो ये मुश्किल है, मुश्किलात है। लेकिन अगर ये हमीदुल्लाह जो है वो अब्दुल हमीद अगर वापस आ गया, एडमिट कर लिया है, माफ़ी तलबी हो गई है, तो वहाँ पर बाबा जान जैसे काफ़ी नेशनलिस्ट हैं इस वक्त भी सलाखों के पीछे हैं। आप नहीं समझते उनके लिए भी एक ही कानून होना चाहिए, उनको भी आज़ाद होना चाहिए? उनको भी होना चाहिए, लेकिन अगर उनके, मुझे पता नहीं कि उनके मुकदमात है क्या, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये हमीद वाले इसी तरह का कोई केस है या उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मुल्क के साथ वफादार नहीं वैसे, तो वो भी हमीद की तरह माफ़ी शाफी मांगे, कहें कि जी हम मुल्क के वफादार करें और हमें भी निकालें तो निकलाएंगे। बात यह ना कि वतन जो है वो तो हर किसी को गले लगाने के लिए तैयार होता है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वो दिल से ये बात करने वफादारी शर्त है वतन के उस पे। अच्छा, अभी आपने वज़ीर आला साहब के एक्स वज़ीर आला साहब साबिका जो हाफिज़ रहमान साहब उनकी आपने बात किया कि आपने कहा कि मेरे पास नाम भी मेंशन है, नाम है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया। क्या समझते हैं फिर उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से लेते हैं? बिकॉज प्रोग्राम में हमने देखा, प्रोग्राम में भी देखा उन्होंने जो 2 लफ्ज निकाले कि सिर्फ नाम का, और ओवरऑल 4 मिनट की वीडियो क्लिप में कोई ऐसी बात नहीं की। कोई उनका नहीं, बल्कि उनको हमने ये कहा हुआ था, रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप स्टूडियो में आए और आके यहाँ बात करें, हम आपको यहाँ बाद में नाम भी दे देंगे और सारा किस्सा भी समझाएंगे। लेकिन वो स्टूडियो नहीं आए और उन्होंने टेलीफोन पे कहीं से बात की। ये इन्हीं के मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में दोबारा उन्हीं के लिए हमने दोबारा। लेकिन आप समझते थे कि वो उनको आना चाहिए था ताकि फ्रंट पेज पे बात हो जाती है, अगर अपने एरिया के साथ वो सिंसियर होते तो। अगर एक एरिया के अवाम को मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है और इतना मसला हुआ है, तो फिर वज़ीर आला को तो आगे प्रोग्राम में बैठ के बात करनी चाहिए थी ना, ताकि अगर मुझे वो वजाहत करते और समझाते कि जी ये ऐसा है, तो मैं भी वजाहत देता या मैं माजरत करता। मैंने तो इन एनी केस इन गुड फेथ माजरत कर दी थी, इसलिए नहीं कि मैं गलत था, सिर्फ इसलिए कि मैंने ये समझा, गलत नहीं था इंटेंशन, मैंने इसलिए ये मुनासिब समझा कि भी ये मेरे बहन भाई हैं, अगर इनको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने ठीक कहा या गलत कहा, इस बहस में न पढ़ो, मैं अपने बहन भाइयों से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन वज़ीर आला को मैंने वाज़े कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, आप आ जाए, मैं आपको नाम दूंगा। और बल्कि यहाँ से हमारे गिलगित बल्तिस्तान की खातून हैं, बड़ी मोहतरम है, मेरी बड़ी बहन की तरह है, मेरे पास आती जाती है, उनके पास भी नाम थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रोग्राम में मुझे इनवाइट कर ले। मैंने इंतज़ाम उनका किया था, अगर वज़ीर आला आता तो उनको मैंने प्रोग्राम में साथ बैठाना था, और मेरे मुंह से नहीं, उनके मुंह से वो उन्होंने कन्फ्रंट करना था कि ये देखें ये बाहर ये लोग, क्योंकि हमारे बाहर कनेक्शन है। जीबी के लोग बाज जो इंतहाई मुहब्बे वतन है, वो वहाँ पे बैठे हमें 1-1 मिनट की खबर देते हैं। हमने ग्रुप भी बनाया हुआ यहाँ पे, टेलीफोन पे उनके मैसेजेस लगातार आते हैं। सो वो बताते रहते हैं कि जनाब यहाँ पे फलां आदमी की क्या हैं हरकत। बल्कि एक और ख़ातून बाहर से आनी थी, उसके आने उन्होंने कहा जी वो अमेरिका से जब चलेगी तो हम आपको इतला दे देंगे, उसने इधर आना है, तो यहाँ पे वो ये काम करती रही, तो वो ना हो कि वहाँ जाके वो फैलाए। लेकिन वो जब मेरा ख्याल उसको पता चला कि ये चीज़ लीक कर गई तो वो नहीं आई पे। तो वहाँ पे ये हमारा अपना कोई और तरीक़ाकार नहीं है पता करने का, सवाए इसके कि गिलगित बल्तिस्तान के अपने मुहब्बे वतन लोग जो हैं वो उन पे निगाह रखते हैं कि वतन के ख़िलाफ़ ये कोई काम तो न करें। तो इस वजह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर उस दिन वज़ीर आला आते मैंने उनको नाम मुहैया कर देना था। उस दिन क्या ही बात होती अगर वो आते तो। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो साहब को सुन रहे हैं, देख रहे हैं? मैसेज मेरा ये है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जितना इल्म हासिल करता गया हूँ, मेरे एक लव अफेयर उनसे बनता गया है, मैं फैसिनेशन मेरे अंदर पैदा होती गई है। पहले मैं सिर्फ वहाँ के पहाड़, वादियाँ और दरिया, चश्मे में उनको देखता था, सोचता था, लेकिन जिस तरह मेरी वाकफियत और ताल्लुक़ बढ़ना शुरू हुआ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि यहाँ भी बाज़ के साथ मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि वो मेरे बहनों की तरह हैं, आते जाते हैं घर में, मेरी मिसेस के साथ रिलैक्स है, तो मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है, बढ़ गई है, बढ़ती रही है। और मैंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इंतहाई साफ़ सुथरा, मोहब्बत करने वाला, दोस्त, तावन करने वाले लोग वो पाया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो बात को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम है उनके पास, जो बाकी पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं है। उनको वो शऊर नहीं, उनको शऊर देने में हमें भी बड़ी टक्करें मारनी पड़ती हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से नहीं करना पड़ता। मेरी दुआ है
कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुशियाँ दे, जल्दी ये सूबा बने और ये जब बन जाए तो मेन स्ट्रीम में आके वहाँ के लोग वो रोल अदा करें पाकिस्तान की तामीर में जो उनका भी हक़ है और हमारा भी हक़ है। ओके, थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइन अस। नाज़रीन, जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपने तज्ज़िये को बहुत अच्छे अंदाज में हम सब के सामने पेश किया। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।